अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रात पाकिस्तान। सियासत पर तो बात होगी, लेकिन ब्रीफली ये आपको बताते चलें, याद कराते जाएं कि पाकिस्तान ने पहली मर्तबा एक सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की है चाइना की मदद से। चाइना के साथ मिल करके एक विद अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड पेलोड सैटेलाइट लॉन्च किए, जो 5 दिनों के बाद चांद पर जाके उतरेगी और उसका काम ये होगा कि अराउंड द मून वो घूमेगी और कोई 3-4 महीने तक वो वहाँ से तस्वीरें उतारेगी। तो बेसिकली ये पाकिस्तान ने किए चाइना के साथ मिलके, चाइना की मदद से। तो जिस पर के मुबारकबाद दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और सब, कह रहे हैं कि ये चांद पर जाने के हवाले से ये पहला कदम है। तो ठीक है, एक पहला कदम है, एक छोटी सैटेलाइट है विद द हेल्प ऑफ चाइना। और फिर ये इस बात को भी दोहरा दिया जाए कि चाइना के साथ मिलके पाकिस्तान ने बड़े बड़े काम किए, लेकिन ये पहला कदम है, एक पहला छोटा कदम है, अहम कदम है। आगे चलते हैं। OIC में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो भी गए हैं और 3 अहम मामलात हुए हैं OIC में। एक तो जो फ़लस्तीन पर पोजीशन पाकिस्तान ने लिया, और ये हम कहते चलें कि पिछले 2 जो अहम विज़िट्स हुए थे सऊदी अरेबिया के और ईरान के, दोनों पे पाकिस्तान ने बहुत खुल करके क्लियर कट जो एक हिस्टोरिक पोजीशन है पाकिस्तान की फ़लस्तीन पर, UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के हवाले से, ईस्ट जेरूसलम को कैपिटल बनाने के हवाले से, एक इंडिपेंडेंट फ़लस्तीन बनाने के हवाले से, और राइट टू रिटर्न जो कि फ़लस्तीनियों का, ये तमाम बार बार दोहरा रहे पाकिस्तान। और ये भी बात हो रही है कि ये जेनोसाइड है। तो कहने को तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा फ़लस्तीनियों पर, लेकिन पाकिस्तान जो अपना मौक़िफ़ है वो एक दोहरा रहा है। दूसरा जो OIC पर अहम डेवलपमेंट हुई वहाँ वो ये कि इस्लामोफोबिया के हवाले से याद रहे कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बड़ा अहम कदम उठाया। उन्होंने ये एडवोकेसी की, इसकी इनिशिएटिव को लीड किया कि इस्लामोफोबिया का एक दिन मनाया जाए जहाँ दुनिया इसको एक्नॉलेज करे कि ये एक प्रॉब्लम है। जैसे एंटी सेमिटिज़म की बात करते हैं, आप उस पर क्या कहें, कुछ हक़ाइक़ हैं और कुछ बात को बढ़ाया गया, लेकिन इस्लामोफोबिया को आप देखते हैं इट्स अ रियलिटी। उस हवाले से OIC में ये एक डिसीजन ली गई है कि जो सोशल मीडिया कंटेंट है, आपको मालूम है कि एंटी सेमिटिज़म का जो पर जो भी कंटेंट आता है तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो उसको रिमूव कर देते हैं। तो OIC ने एक डिसीजन लिया है, पाकिस्तान ने इस इनिशिएटिव को लीड किया है कि जो इस्लामोफोबिया के हवाले से कंटेंट है उसको रिमूव किया जाए। तो OIC अब इस पर एक बाकायदा इनिशिएटिव लेगा और स्टेप्स लिए जाएंगे। तीसरा जो इशू अहम है नाज़रीन, कश्मीर के हवाले से हम देख रहे थे पिछले 2-3 जो OIC के समिट्स हुए थे, तो साइड लाइन्स पे जो कश्मीर पर होती थी मीटिंग वो नहीं हो रही थी। इस मर्तबा सुनने में आया है कि मीटिंग होगी, उस पर भी आप ये कह सकते हैं कि उससे फ़र्क क्या पड़ता है कश्मीरियों को, लेकिन फ़र्क इस हवाले से पड़ता है कि जो मामलात हैं कश्मीर के, जब तक बैनुल-अक़वामी सतह पर उनको आप ना उठाएं, वो उठाना लाजमी है, इट इज़ नॉट सफिशेंट बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये हो गया। OIC घर वापस आते हैं पाकिस्तान। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से आपको मालूम है कि 2019 में एक नैब का केस उनके ख़िलाफ़ दायर किया गया था, और वो एक एग्ज़ाम्पल हम दे रहे हैं बिकॉज दैट इज़ जस्ट हैपन, नहीं तो 20 केसेस हैं जो हुए फिर ख़त्म हो गए। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से केस जो है नैब ने विड्रॉ किया। तो फिर ये कोई पूछे कि किसने दायर किया, 6 साल चलता रहा, जेल में वो गए, मिफ्ता इस्माइल साहब गए, वो सुना है वो कल रो भी रहे थे किसी प्रोग्राम में कल या परसों कि कितना मेरे साथ जुल्म हुआ। और ये दास्तान बहुत लंबी है, बहुत से लोग इसमें, हर तरफ के जो लोग हैं हर पार्टी के, वो इसमें उसमें दे हैव सफर्ड एट द कॉस्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ यूजिंग नैब। तो फिर पूछता कौन है जब ये चीज़ें हो जाती हैं? जो करने वाले होते हैं किधर गायब हो जाते हैं, उन्हें कोई पूछता है? हरगिज़ नहीं, कोई नहीं पूछता। आजकल हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार, जिनके ख़िलाफ़ बहुत लग़्व, बहुत बेहुदा, बहुत गलत
एक कैंपेन चली सोशल मीडिया पर, उसका जवाब भी दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिहाफ पे। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार जो एक केस है उस पर जो उन्होंने ये ऑडियो रिकॉर्डिंग का केस था, उस पे फिर उन्होंने उस केस को आगे लेके बढ़े। तो जब ये इन्होंने 6 जजेस ने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि थोड़ा सा देखिए कि मामलात मुदाखलत हो रही है, प्रेशर आ रहा है, तो उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि जी 4-5 एजेंसीज़ ने एप्लीकेशन दी इंक्लूडिंग FIA, IB, और उन्होंने कहा जी विड्रॉ, इनको रिक्यूज़ करना चाहिए बाबर सत्तार साहब को कि आप हट जाएं जी केस से, क्योंकि आप इन्वॉल्व हैं, या जो भी बात है कि जी आपने ये जो ख़त लिखा है। तो हमने आज नाज़रीन ऐसे 3 लोगों को बुलाया है जो कि मामले को करीब से देख रहे हैं, और हमें लगा ये अहम मामला है, ये अहम मामला, क्योंकि बाबर सत्तार साहब बहुत सी बातें कहते रहे। वो उन्होंने आज भी कहा कि उन्होंने फ़ाइन कर दिया एजेंसीज़ पे, IB पे फ़ाइन किया और 2-3 और एजेंसीज़ पे किया। उन्होंने कहा कि आपने ये पहले क्यों कहा कि मैं रिक्यूज़ करूं, पहले मेरे ख़िलाफ़ आपने, यानी रिक्यूज़ के हवाले से आपने एप्लीकेशन दायर की। तो चलते हैं विदाउट मच अडू हमारे पैनलिस्ट के पास, ताकि वो ज़रा एक्सप्लेन करें कि ये मामला क्या है। हमें दिखाई दिया कि शायद ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कह रहे हैं कहीं तो लगाओ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या मामलात हैं, हर वक्त कोई डंडा चलाए, कोई कुछ चलाए, कोई कंस्पिरेसी चलाए और बात फिर आगे बढ़ जाए। हमारे साथ मौजूद हैं नाज़रीन मतीउल्लाह जान, सीनियर एनालिस्ट, एंकर, प्रोग्राम अपना करते हैं सहाफ़ी न्यूज़ पे, यूट्यूब चैनल है, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अतर काज़मी साहब, हमारे दोस्त हसनात मलिक साहब, सीनियर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर हैं, एनालिस्ट हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं। और अतर काज़मी साहब कह के हम आगे बढ़ गए, क्योंकि अतर काज़मी साहब को तो आप बहुत बाकायदगी से आप देखते हैं, सवालनामा करते हैं सुनो न्यूज़ पे। थैंक यू अतर। अच्छा जी, शुरू करें, क्या रहा है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? देखिए, एक तो हम देखते रहे कि जब रिजीम चेंज हुई, PTI हुकूमत गई और उसके बाद अदलिया में भी तकसीम आई, उसका फ़ायदा मुक़्तदर हलकों को भी हुआ, अदलिया कमज़ोर हुई, और हम देख रहे हैं कि जुडिशल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट होती रही। उसकी एक मेन वजह यह है कि जो सरबराहान है मुख्तलिफ हाई कोर्ट में और चीफ जस्टिस साहबान, उनकी अप्रोच ज़रा डिफरेंट थी। दूसरे जजेस जो हैं उनके पास जब कोई केस लगता था तो वो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते थे नहीं। लेकिन जब ये हम देखते हैं कि जब इलेक्शन हो गए 8 फरवरी के बाद, तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अपने चीफ जस्टिस को खत लिखा और उसमें कहा कि जी ये पोलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और हमें। उसके बाद ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और फिर इंक्वायरी कमीशन बना, फिर सो मोटो की तरफ आया मामला। अब ये है कि उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे हाई कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है कि जी इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस है, एग्जीक्यूटिव की एजेंसीज की इंटरफेरेंस। अब इस वक्त हम देखते हैं चीफ जस्टिस काजी फैसा, उनकी इस मामले को सॉर्ट आउट करने की अप्रोच ज़रा डिफरेंट है। लेकिन जो दूसरे जजेस हैं, चाहे वो जैसे अतर मिनल्ला हैं, जैसे मंसूर अली शाह, वो समझते हैं कि जी हमें इन जजेस को प्रोटेक्ट करना है, आगे के लिए इंटिमिडेशन, हरासमेंट ना हो। और उसके बाद जैसे बाबर सत्तार के पास जो केसेस लगे, उन्होंने भी बड़ा उसमें कोई चीज़ स्पेयर नहीं की, और उन्होंने जुडिशियल रिस्ट्रेन जो कहते हैं कि किसी मामले में कोशिश की गई कि उनको दबाया, एक कैंपेन चलाई जाए कि वो पीछे हट जाएंगे, वो पीछे नहीं हटे। तो अब ये है कि हुकूमत के अंदर भी एक सेक्शन वो राय दे रहा है मुक़्तदर हलकों को कि एक तरफ आपका सामना है PTI के साथ, दूसरी तरफ आपने जजेस के साथ भी महाज खड़ा कर दिया। तो ये आपके लिए मसला नहीं, मसला बनेगा। और ये हिस्ट्री भी हमें बताती है, चाहे इफ्तिखार चौधरी का टाइम हो, चाहे वो जस्टिस काजी फैसा, जब जजेस और एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने हुए तो जजेस ने हमेशा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट बैकफुट पे। क्या हो रहा है जस्टिस बाबर सत्तार के कोर्ट में आजकल ये जो मामला है? देखिए, लास्ट हियरिंग पे उन्होंने PTA, FIA और जो एक और इदारा है इंटेलिजेंस ब्यूरो भी था, और एक और पेमरा, PTA, पेमरा और FIA को 5-5 लाख रुपए का जुर्माना किया था। और IB के हवाले से उन्होंने ये सवाल किया था कि ये किसने ऑथोराइज किया है कि जब आप किसी जज पे एतराज़ करते हैं, और वो भी जब सरकार के इदारे एतराज़ कर रहे हो किसी हाई कोर्ट के जज पे, और कोई दरख्वास्त डाल रहे हो, तो हर दरख्वास्त डालने का तरीकाकार है कि वो मुतल्लिका महकमा इदारा, उसमें एक मजाज अफसर होता है जो मंजूरी देता है कि आपने दरख्वास्त डालनी है। तो वो दरख्वास्तें अगर बहुत ही बेहुदा हों
और फजूल किस्म की हो तो ऑब्वियसली वो सरकार का वक्त भी ज़ाया होता है, वसाइल भी ज़ाया होते हैं, सरकारी वकीलों को आप फीस भी देते हैं। तो फिर इस तरह की बेहुदा जो दरख्वास्तें हैं या फजूल दरख्वास्तें जब अदालत में साबित हो जाए कि ये गैर मंतकी थी, फजूल थी, अदालत का टाइम भी ज़ाया हुआ, सरकार का पैसा, अवाम का पैसा ज़ाया हुआ, तो उस पर फिर जुर्माना लगाते हैं। तो पीटीए, एफआईए और पेमरा को 5-5 लाख रुपए जुर्माना लगाया था। आईबी का इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर को कहा था कि आपको किस मिजाज अफसर ने मंजूरी दी थी, उस बंदे को लेकर आए। तो जब बंदे को लेकर आने का उन्होंने हुक्म जारी कर दिया, अभी वो तहरीरी नहीं आया था, तो फिर मुझे लगता है कि वो बंदे ने आने की बजाय कहा होगा कि यार वो दरख्वास्त ही वापस ले लो। अब वो दरख्वास्त वापस लेने की जो दरख्वास्त थी उसकी मंजूरी भी चाहिए होती है, वो किसने वापस दी। तो वो जब लगी, आज लगी, तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ये वापस की इजाज़त तो हम नहीं दे सकते क्योंकि अख्तियार तो अदालत का है। तो आप जो है फौरी तौर पे आप जो है ना, अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस, जो कि पहले भी 3 इदारों को जारी किया था, अब आईबी को भी जारी हो गया। पहले सिर्फ जुर्माना हुआ था 3 इदारों को और कंटेम्प्ट नोटिस, अब आईबी को भी कंटेम्प्ट नोटिस जारी हो गया और जुर्माना हो गया। और ये जाती जेब से ये तमाम अफसरान देंगे ये 5-5 लाख रुपया। तो ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन डिट्रैक्टर्स के लिए भी और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडिस्ट के लिए भी कि जस्टिस बाबर सत्तार पीछे हटने वाले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो भी फैसला करे, अब हाई कोर्ट जो है अपने अख्तियार भरपूर अंदाज से इस्तेमाल करेगी, क्योंकि एक दलील ये भी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि आखिर हाई कोर्ट्स भी तो ये कर सकती हैं, अपना अख्तियार इस्तेमाल कर सकती हैं, तो वो क्यों नहीं करती। तो अब मुझे लगता है कि जस्टिस बाबर सत्तार अब ये बताएंगे कि हम जब अपने अख्तियार इस्तेमाल करते रहे हैं माजी में भी, तो उनके साथ क्या होता रहा है। क्योंकि इस्लामाबाद के एक डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने 6 महीने की जब कैद की सजा सुनाई और एक सीनियर पुलिस अफसर को, तो उस वक्त जो है 2 जजों ने, जस्टिस आमिर फारूक और एक और जज ने, उनकी सजा वो मुअत्तल कर दी। तो जो भी कंटेम्प्ट में सजाएं सुनाई गई सिंगल बेंचेस की तरफ से, वो जब 2 जज बैठते हैं वो मुअत्तल हो जाती हैं। तो जस्टिस बाबर सत्तार ये एक किस्म का उनके आज के फैसले से वो ये कन्वे कर रहे हैं कि अब अगर बात हम पे आई गई है तो फिर हम जो है अब अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर एक्सरसाइज करेंगे। और फिर आप खुद ही देख लीजिए कि फिर हमारे साथ क्या होता है, यानी अपील में 2 जजेस क्या करते हैं, या ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वो क्या करती है। तो ये बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है जस्टिस बाबर सत्तार, और वो बड़ा स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, ना तो वो सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा से डरने वाले हैं, ना तो उनको अब ये फिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट उनके लेटर के ऊपर एक्शन लेती है या नहीं लेती। वो जो है मैदान में खड़े हैं, वो डटे हुए हैं और आइन और कानून के मुताबिक वो अब सरकार के इदारों के साथ भी बराबरी का सलूक करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आम जो शहरी हैं। तो पहले भी ऐसे ही होना चाहिए असूली तौर पे, ये कोई अब की बात नहीं है। मगर मेरे ख्याल में हम देखेंगे कि ये जो 6 जजेस हैं अब ये किसी सूरत भी पीछे हटने वाले नहीं है। और बहुत से नाकदीन जो कहते थे कि उनमें फूट पड़ गई, ये 3 जज उधर हो गए, ये सब जो ट्रोलिंग थी और ये सब जो प्रोपेगेंडा था, उसको आज की इस कार्रवाई के बाद भी वो ख़त्म हो गया है और वो गैर मौसर हो गया है। और ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जस्टिस बाबर सत्तार ने दिया है कि आइन और कानून के ऊपर वो अब सख्ती से चलेंगे और किसी के लिए कोई रियायत नहीं होगी। आप कैसे इसको देखते हैं सर, ये सारे मामले को? देखें, पहली बात तो ये कि चीज़ें इस नहज पे आज एक दिन में तो नहीं पहुंची हैं। आपका एक तसलसल है 76 साल का, फिर 2 साल के दौरान गुज़िश्ता जैसे अदलिया को फ्रस्ट्रेट किया गया और उसमें हर किसी ने अपना अपना हिस्सा डाला, हर सेगमेंट ने सोसाइटी के अपना हिस्सा डाला। अदालत जमानत देती थी, दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता था। अदालत से फैसला आया कि इलेक्शन करवाओ, उस वक्त अता बंदयाल साहब की फैमिली को टारगेट किया गया, उनके घर वालों को टारगेट किया गया। हर किसी ने अपना अपना हिस्सा डाला। जज साहिबान ने भी अपना हिस्सा डाला, खत लिखे, ये किया वो किया। तो ये एक पूरा तसलसल है। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं, ये वही जस्टिस बाबर सत्तार हैं जिनकी पीटीआई ने सबसे ज्यादा मुखालफत की थी जब वो जज बन रहे थे। उस वक्त वो उनको अच्छा नहीं लगते थे और किसी और को बहुत अच्छे लगते थे। जो भी इंडिपेंडेंट माइंडेड जज होता है, चाहे वो बाबर सत्तार साहब हो जाएं या अतहर मिनुल्लाह साहब हो जाएं, वो बहुत सारे लोगों को फिर अच्छा नहीं लगते। मेरे ख्याल में आजकल पाकिस्तान में हम आइन के लिए एक तारीख दौर से गुजर रहे हैं। हमें यह मानना पड़ेगा, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और इस दौर के अंदर कुछ मिसालें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक अतहर मिनुल्लाह साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो सहाफ़ी भी थोड़ा
जो है वो सीना चौड़ा करके फिरते थे कि कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। थर मिनुल्लाह साहब इंसानी हकूक़ के हवाले से, शख्सी आज़ादियों के हवाले से एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखते थे। तो मेरे ख्याल में ये दोनों जो जज साहिबान हैं जो कर रहे हैं, और वो कोई मावराए आइन कुछ नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं जो आइन गारंटी करता है कि ये मती साहब के राइट हैं, असनाद साहब के राइट्स हैं, आपके राइट्स हैं, उसकी वो बुनियादी जो बेसिक चीजें वो कर रहे हैं। वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर रहे। लेकिन आप इससे अंदाजा लगा लें कि बुनियादी आईनी चीजें जब वो कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें ऐसे लग रहा है कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आइन कानून की अमलदारी हम किस नहज पे ले आए थे। बाकी अब ये मामला आगे किधर जाएगा, मेरे ख्याल में मोजिज अदालत में है, सब जुडिस है, 6 जज साहिबान इसको सुन रहे हैं, अदालत इसको अंजाम तक पहुंचाए। सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में देखिए। बट मुझे बाबर सत्तार साहब का बड़ा, आई एम वेरी इंट्रीग जिस तरीके से बाबर सत्तार साहब ने बड़ी एक लिए, यानी कानूनी मौक़िफ़ है लेकिन कानूनी भी तरह तरह के आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। लेकिन आज जैसे मेरा ख्याल है वो जब वापस लेना चाहा या कुछ, तो उन्होंने कहा जब ऑर्डर आएगा फिर आप ऑर्डर पे एक्ट करना। तो देखिए ना, मसला ये ना कि इससे पहले जिस तरह अभी जिक्र हुआ कि तौहीन अदालत के केस में उन्होंने अफसरान को सजाएं सुनाई, ये वही डीसी साहब हैं जिनके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने भी खत लिखा था कि इनकी यहां से ट्रांसफर करें, पर वो उधर ही बैठे में। उस सजा के बाद एग्जीक्यूटिव का क्या रोल था? 1 मिनट भी क्या उन डीसी साहब को उनके ओहदे से अलहदा किया, या उन्होंने अपनी कार्रवाई कोई कम की, या कहीं पे काम करना कम किया? नहीं। तो एग्जीक्यूटिव तो बिल्कुल बराह रास्त जुडिशरी के आगे, जुडिशरी को फ्रस्ट्रेट करने के लिए खड़ा है। पर मेरे ख्याल में जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो कर रहे हैं वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं। और इसी वजह से आज आप किसी से भी बात कर लें, वो अटॉर्नी जनरल साहब जो हुकूमत के हर गलत काम को डिफेंड करते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं अगर बाबर सत्तार साहब के हवाले से कोई आया रेफरेंस तो मैं उनका दिफा करूंगा। भाई आप वहां पे खड़े हो, मौजूदा अटॉर्नी जनरल साहब तो उनके पार्टनर थे ना, दे वर्क टुगेदर। फिलहाल तो ये हुकूमत के और किसी और के पार्टनर बने हुए। किया अटॉर्नी जनरल ने हमारे साथ गुफ्तगू करके, असनाद भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अगर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ हुकूमत की तरफ से कोई रेफरेंस आता है तो मैं अपने अटॉर्नी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दूंगा और मैं उनकी वकालत करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा, ये उन्होंने चंद दिन पहले उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये बात की, और उन्होंने ये कहा कि जब जस्टिस बाबर सत्तार का नाम जज के लिए कमीशन में ज़ेर गौर आ रहा था तो उन्होंने बतौर वकील, बतौर एक पार्टनर उस लॉ फर्म के, जस्टिस बाबर सत्तार का तमाम रिकॉर्ड उन्होंने स्क्रूटनाइज किया था। उनका जितना फाइनेंशियल रिकॉर्ड था, जितने उनकी लायबिलिटीज थी, जितना उनका बिजनेस का था इशू, वो सब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से वो क्लियर किया था। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ग्रीन कार्ड का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ग्रीन कार्ड इज नॉट अ नेशनैलिटी, और अगर नेशनैलिटी होती भी तो पाकिस्तान के कानून के तहत जजेस का ड्यूल नेशनैलिटी जो है वो गैर आईनी नहीं है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जजेस पे पाबंदी है, क्योंकि अभी भी 2 सिटिंग जजेस हाई कोर्ट के ऐसे हैं जो ड्यूल नेशनल हैं। तो सिर्फ एक जस्टिस बाबर सत्तार जो कि ड्यूल नेशनल भी नहीं है, जस्टिस बाबर सत्तार। और दूसरी बात, नसीम आपने कहा कि कानून में तो दरख्वास्त वापस लेने की एक नॉर्मल सी बात है, लोग दरख्वास्त डालते हैं, वापस ले लेते हैं। लेकिन जब सरकार के इदारा दरख्वास्त डालता है और फिर वापस लेता है तो वो अवाम की जेब से पैसा जाता है, नुकसान होता है, टाइम जाया होता है। और खास तौर पे जब मैलिस हो, बदनीयती हो, तो फिर अदालत इजाजत नहीं देती और देनी भी नहीं चाहिए। हसनात की कोई ऐसी भी खबर है कि कुछ अमेंडमेंट आ रही है कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से? जी, आज लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ उन्होंने जुडिशल कमीशन में बताया, वहाँ असल में आज मीटिंग थी कि एजेंडा ये था कि जुडिशल कमीशन के रूल्स में तब्दीली लाई जाए जजेस के अपॉइंटमेंट प्रोसेस में बेहतरी के लिए। तो वहाँ बेहतरी के लिए जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो नहीं हुआ ना। फिर ये हुआ कि लॉ मिनिस्टर ने बताया कि जी आप ये एक्सरसाइज आपकी फुटाइल हो जाएगी, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला रहे हैं, हम पूरा प्रोसीजर ही जो है वो प्रोसेस उसमें तब्दीली चेंज कर रहे हैं। और पार्लियामेंट के जो पावर जो ज्यादा जुडिशरी की तरफ चली गई थी जजेस की अपॉइंटमेंट, हम दोबारा पार्लियामेंट को दे रहे हैं। तो उसके बाद जजेस ने कहा जी फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ रही है तो फिर तो रूल्स में अमेंडमेंट का तो कोई फायदा ही कोई नहीं। तो अब यह है कि वो एक बहुत उसमें जुडिशियल रिफॉर्म कमेटी बनी है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले दिन ही बनाई। उसमें एक तो यह है कि जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला है, इसके अलावा जुरिडिक्शन भी कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन को कर्टेल करने की हवाले से भी बातें हो रही हैं। चीफ जस्टिस की टेन्योर को यह है कि जी 3 साल टेन्योर कर दिया जाए, या हर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 65 से 68 कर दी जाए।
तो ये तो बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इस पे बात तो होती रही है। जी कल इस हवाले से मुख्तलिफ गवर्नमेंट फंक्शनरी से बात हुई तो उन्होंने एडमिट किया कि अंडर कंसिडरेशन है ये प्रपोजल, और जो है वो, लेकिन वो उनका ये था कि जी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए कि जो केपी असेंबली में इलेक्शन होने हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेनेट में अभी भी जो नंबर चाहिए वो हुक्मरान जमात को नहीं है या पूरे सेटअप को, तो उसके लिए अब देखना है। लेकिन उससे पहले जो है ये जो रिजर्व सीट वाला मामला ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो 8 तारीख। लेकिन ये जो अमेंडमेंट है और उससे जो इम्प्लीकेशन अगर आप कह रहे हैं कि 3 साल चीफ जस्टिस का, वो तो बड़ा दैट्स पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग क्योंकि ये बात उठती रही है बड़े दिनों से। लेकिन असीम बात यह है कि आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का हक है, ठीक है, कुछ भी तरमीम करे, हम जैसे लोग तो पार्लियामेंट के साथ खड़े होते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये सवाल न उठाएं कि ये तरमीम किस नीयत के साथ की जा रही है, किस माहौल में की जा रही है, किन हालात में की जा रही है। ख़ास तौर पे जब आप आइनी तरमीम के लिए जो 2/3 अक्सरियत है, आपकी वो 2/3 अक्सरियत उन मखसूस नशिस्तों की मदद से हो रही है जो मखसूस नशिस्तें मतनाज़ा हैं और जिनकी आइनी हैसियत का फैसला उन्हीं जजों ने करना है कि जिनका मफाद आइनी तरमीम से जुड़ा है। तो अब अगर ये जो आइनी तरमीम आएगी, अगर इसमें चीफ जस्टिस काजी फायज़ या उनके जो ऑफिस है उसकी मुद्दत 3 साल कर दी जाती है, तो फिर यकीनी तौर पे सवाल उठेगा कि इस चीफ जस्टिस ने ऐसा मौका क्यों दिया, और ख़ास तौर पे जब मखसूस नशिस्तों का जो मामला है इसी सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है। एक अच्छी बात ये हुई है कि अब चीफ जस्टिस काजी फायज़ खुद उस बेंच पे नहीं बैठ रहे और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह बैठ रहे हैं। मगर फिर सवाल ये भी उठेगा कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी अगर कोई भी फैसला दिया, या तो मखसूस नशिस्तें PTI को दे दी या अगर नहीं भी दी, तो उन पर भी सवाल उठेगा कि अगर उन्होंने मखसूस नशिस्तें दे दी तो इसका मतलब है जो आइनी तरमीम है वो नहीं हो पाएगी, वो तो नहीं हो पाएगी, वो तो क्यों देंगे फिर, जाहिर बात है फिर। और अगर न दी तो फिर इसका मतलब है कि मंसूर अली शाह पे फिर भी सवाल उठेगा कि ये शायद अपने, वैसे वो तो सवाल उठते ही रहते हैं, हाँ। किसी तरफ तो कहीं ऊंट को बैठना है ना सवाल। लेकिन एक चीज हमें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि आइनी तरमीम जो है वो कब आ रही है और कितने जल्दी आ रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की जो असामियाँ हैं वो सिर्फ इस वजह से खामी रहे कि चीफ जस्टिस जो है वो ये समझता है कि वो आइनी तरमीम आ रही है तो 1 महीने इंतज़ार करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट में जो 57,000 मुकदमात इस वक्त पेंडिंग हैं, जो ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार हैं, इस हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र क्या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की नशिस्तें जो हैं या सीटें खाली रह सकती हैं? क्या पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है सिर्फ इसलिए कि किसी जज को किसी आइनी तरमीम का इंतज़ार है? तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको ज़्यादा ताख़ीर करनी चाहिए और आज का इजलास मनसूख नहीं होना चाहिए था। अगर लॉ मिनिस्टर ने कहा कि हम आइनी तरमीम ला रहे हैं, इसका मतलब है बड़ी जल्दी में ला रहे हैं। और क्या आइनी तरमीम के आने से पहले मखसूस नशिस्तों का फैसला होगा या मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद आइनी तरमीम होगी? मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत की ये कोशिश होगी कि मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ये आइनी तरमीम लाई जाए, ताकि फिर 2/3 ये बड़े फास्ट मोड पे होगा। और इसीलिए चीफ जस्टिस काजी फायज़ जो बज़ाहिर ऑन बोर्ड है इस हवाले से, उन्होंने आज की ये जुडिशल कमीशन की कार्रवाई भी मनसूख कर दी है। हालांकि वो कह सकते थे कि तरमीम जब तक आएगी हम तो अपना काम पूरा करें ना, और डे टू डे बेसिस पे इजलास बुला के 3 खाली असामियां पुर करते हैं सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्टों की असामियां भी पुर करते हैं। तो ये क्यों इतना टाइम दिया जा रहा है हुकूमत को कि वो आइनी तरमीम कर ले, किस चक्कर में? इंटरेस्टिंग अथर, ये तो हुकूमत का जो एक अदलिया के हवाले से। दूसरी तरफ आज हमने देखा कि PTI के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने आके बड़ी क्लियरली कहा कि जी इमरान खान साहब के हवाले से कि वो कह रहे हैं कि मैं अदलिया को कह रहा हूँ कि आई एम रिक्वेस्टिंग देम कि देखें इसको, मामलात को सही तरीके से देखें, मुझे इंसाफ मिले। चीफ जस्टिस को मैं कह रहा हूँ और उन्होंने कहा कि पैगाम दें। तो मुझे लगा शायद कुछ थोड़ी सी तब्दीली लगी, वो एक अग्रेसिव मोड की बजाय। नहीं, वो तो कल आपने टेलीग्राफ का आर्टिकल पढ़ा होगा, उसमें मेरे ख्याल में उसके बाद कोई शक तो नहीं है। जहां तक बैरिस्टर गौर साहब का ताल्लुक है, उनको आप मिक्स मैसेजेस आते हैं उनकी तरफ से भी, जमात के अंदर आपको कन्फ्यूजन नजर आती है। क्लास के अंदर अगर टीचर किसी बच्चे को मॉनिटर बना दें, उसकी ज्यादा अथॉरिटी होती है जितनी बैरिस्टर गौर साहब की अथॉरिटी है। वो बोल रहे होते हैं तो कोई इधर से हाथ पकड़ के रोक रहा होता है कि उधर से, तो वो अटर कन्फ्यूजन है जमात के अंदर, और उसी की वजह से फिर हमें भी वो कन्फ्यूजन नजर आती है कि 2 दिन पहले क्या बात हो रही है, आज क्या बात हो रही है। शेर अफजल मरवत साहब
कुछ और फरमा रहे हैं, बैरिस्टर साहब कुछ और फरमा रहे हैं। तो वही जो उनकी सारी क़यादत, सीनियर तमाम क़यादत, शाह महमूद कुरैशी साहब हो जाएं, चौधरी परवेज इलाही साहब हो जाएं, इमरान खान साहब हो जाएं, वो सब जेलों में हैं, तो बराह रास्त कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती है डिफरेंट। लेकिन हाँ वो तो है, वो तो उसकी वो वजह। जहां तक ये ताल्लुक है, ये जो इस तरह का कोई कानून आ रहा है, ऑब्वियसली पार्लियामेंट का राइट है, वो जरूर इसमें कानून साजी करें, पर आप देख लें कि इस वक्त जो पार्लियामेंट बैठी हुई है, आपने सदर ममलिकत को मुंतखब कर लिया विदाउट केपी की रिप्रेजेंटेशन के इन ए वे, इसलिए कि वहां पे सेनेट का इलेक्शन आपने नहीं करवाया, आपको जल्दी थी। अब केपी की जो हालत है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF की इनकी जर्नल नशिस्तें कम है और मखसूस नशिस्तें ज्यादा हैं। ये वैसे मेरा ख्याल है पार्लियामेंट्री हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पहली दफा इससे ज्यादा मजायका खेज चीज रही नहीं होगी कि आप उठा के सीटें दे। नहीं, जर्नल नशिस्तें कम है, 4 जर्नल नशिस्तें तो 8 मखसूस नशिस्तें। मतलब इससे ECB में चेंज देखा हमने आज? ये क्या चेंज है वहां पे? वो वापस आ गए साहब जो, हाँ वो मेरे ख्याल में इलेक्शन से चंद दिन पहले उन्होंने रिजाइन किया था, और अब जब इलेक्शन हो गए था वो वापस आ गए। कह रहे हो जो अब वो है वो बीमार है, तो अब ये सेहतयाब हो गए, तो अब ये वापस आ गए, और जो बीमार है वो चले गए। पहले ये बीमार थे तो ये चले गए। असल में बीमार जो है ना, आइन अल्लाह और कानून, सबको सेहतमंद रखे, लेकिन आइन और कानून जिस हालत में है ना, असल में बीमारी वो है। ये सारी अलामात हैं जो कुछ हम देख रहे हैं। असल बीमारी वही है कि जो आइन और कानून के साथ ताकतवर लोग कर रहे हैं, हुक्मरान कर रहे हैं, जब तक वो आइन का इलाज नहीं होगा सही तरीके से, जिसके बस में जब होता है आइन के साथ खिलवाड़ होता है, तो वो ये चीजें चलती रहती हैं। अपनी आइन की हदूद मुकर्रर कर लेते हैं। हाँ, और फिर औरों को भी पूछते हैं। 3 सहाफ़ी भी हमारे साथ बैठे हैं, वर्ल्ड फ्रीडम डे है आज, तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या इनका तज्जिया है वर्ल्ड फ्रीडम डे पे, खास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से। हसनात, देखिए, मेरा ख्याल है कि कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि आइडियल है पोजीशन, और दिन ब दिन अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखें तो वो तो बहुत ज़्यादा उस पर कर देने हैं। सोशल मीडिया पे था कि हम कोई भी अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल इसी वजह से आए। अब इतलात ये है कि उसको भी कर्टेल किया जा रहा है, उस हवाले से कुछ लेजिस्लेशन आ रही है, आज कोई ऑर्डिनेंस भी आ रहा है उस हवाले से, साइबर एजेंसी को बन रही है। तो मेरा ख्याल है कि कवायद जवाब होने चाहिए, लेकिन आई मीन नहीं, लेकिन वही बात है कि अब जिस तरह का बताया जा रहा है कि उस दिन लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तलड़ साहब ने हवाला दिया, तो अब तक तो चले आप ठीक है कि जी जो हम पहले जितनी बातें कर सकते थे अभी भी वो उतनी हो रही हैं, लेकिन आगे के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा खतरात नज़र आ रहे हैं, और फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो बहुत अंडर थ्रेट है। और जो सबसे बड़ी जो खतरनाक चीज़ है वो ये है कि जो जस्टिस काजी फैसला जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी सोच भी अब वही है, उनके रिमार्क्स भी वही हैं जो हमारे इदारों के हैं कि सोशल मीडिया भी एक वबा है। और इस हवाले से जब इस किस्म का चीफ जस्टिस रिमार्क देगा, तो जब कोई रियासती इदारों की तरफ से किसी साफ़ी के साथ कोई ऐसी ज्यादती होती है, वो कहाँ दररसी होगी। तो ये बड़ा एक इस वक्त जो थ्रेटनिंग चीज़ है कि अदलिया का और इदारे एक पेज पे आ जाना, चेक ही नहीं है कि कोई ऐसी इकदाम अगर अदलिया इंतजामिया की तरफ से साथियों के हवाले से होते हैं तो कहीं से भी मेरा नहीं ख्याल ग्रीवेंस हमारे रिजॉल्व हों। अभी हमने रिसेंटली देखा हमारे एक दोस्त को 20 दिन उनको जेल में रखा गया, और बाद में जो है वो खुद की बात कर रहे हैं, असतूर की बात कर रहा हूँ। तो ये शरीफ के साथ क्या हुआ, बिल्कुल मतलब क्या ये सारी चीजें हैं बिल्कुल। और डिसेंट तो कभी भी जो है वो नहीं इसको सुना कि बर्दाश्त किया गया, लेकिन अब बाजार ये लग रहा है कि ज्यादा ही उसके हवाले से चीजें की जा रही हैं। और जो वही बात फिर आएगी कि जुडिशरी इस हवाले से उसका क्या रोल जो है वो इस वक्त ठीक नहीं है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, और इसके ये सबसे खतरनाक मतलब एक लॉ बने, जरूर बने। हम कहते हैं हर चीज कवायद ज़वाबित में। देखिए नसीम, लॉज होने चाहिए मगर मार्शल लॉज नहीं होने चाहिए। देखिए जमहूरी हुकूमत होती है, जब पार्लियामेंट होती है तो उसमें जो भी कानून साजी होती है उसमें मीडिया को बुलाया जाता है, माहिरीन को बुलाया जाता है, कानूनदानों को बुलाया जाता है, सिविल सोसाइटी को बुलाया जाता है, उनसे मुशावरत होती है, स्टैंडिंग कमेटीज में दावत दी जाती है। अथर, बिफोर वी कंक्लूड, आपके क्या कमेंट्स हैं प्रेस फ्रीडम में? देखिए बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे मेरे कोलीग्स ने कह दिया। हमारी जो इंडस्ट्री, हमें भी अपनी तरफ देखने की भी जरूरत है। यहाँ पे डेफेमेशन लॉज जो है आप उनको मजबूत करें। देखिए सेंसरशिप कोई हल नहीं है, आप डेफेमेशन लॉज को मजबूत करें, उसमें स्पीडी ट्रायल्स करें, और वहां पे अगेन अदलिया का किरदार है। अब अगर हमारे राइट्स के ऊपर कोई ट्रैम्पल करेगा तो वो विदाउट अदलिया की सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता।
अगर हमारी अपना जो सोसाइटी है या फिर हमारा अपना जो शोबा है उसमें अगर कोई बेहतरी आएगी तो उसमें भी अदलिया का किरदार होगा। डेफामेशन लॉज हैं, वहां पे अदलिया जल्दी फैसले करे तो वो करे। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े कानून साजी की जरूरत है, बड़े किसी नए कानून की जरूरत है। वो सब इसलिए इस्तेमाल होंगे कि जनाब लोगों को एक तरह से सेंसर किया जाए। अब ये देख लें कि आजम नजीर तारड़ साहब ने और अता तारड़ साहब ने जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डिजिटल राइट्स की बात की और कहा कि पाकिस्तानियों के अवाम के डिजिटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून साजी होगी। भाई पहला तो आपका राइट ये है ना कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म तक रसाई तो दें। एक्स आपने बंद किया हुआ है, खुद आप उस पर ट्वीट भी कर रहे हैं। अगर एक्स का प्लेटफॉर्म हुकूमत के लिए, मुल्क के लिए खतरा है तो वजीर आजम, वजीर दिफा, वजीर दाखिला, वजीर खारजा क्यों सब उसको यूज कर रहे हैं? क्या वजह है? वजह यह कि बस एक बयानिया दिखाना है, हमने अपनी बात बतानी है। तुम 25 करोड़ भेड़ बकरियां हो, खबरदार। लेकिन ये देखो ना, बात ये तो कहने की बात है, कौन भेड़ बकरी है और कौन क्या है ये पता सबको नजर नहीं आ रहा। कौन बकरी मने यहाँ कौन बकरी है। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म। हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।